हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग उपन्यास में आगे बढ़ते हैं और इसमें हम देखेंगे चतुर्सेन शास्त्री से हम लोग को पढ़ना था। तो यहाँ पे देखिए चतुर्सेन शास्त्री, ठीक है। चतुर्सेन शास्त्री की प्रमुख कृतियाँ निम्नांकित हैं। अब पहले हम इनके उपन्यास पे एक नज़र डाल लेते हैं क्या क्या है। देखिए इनके उपन्यास हैं यहाँ से वैशाली की नगर वधू से लेके सोना और खून तक, ठीक है। देखिए ये वैशाली की नगर वधू से सोना और खून, यानी कि वैशाली की नगर वधू, रक्त की प्यास, आलमगीर, वयम रक्षामा, सोमनाथ, गोली, सोना और खून। पहले जब भी आप याद करेंगे तो आप लोग जो है एक बार इस तरह से पढ़ लेंगे, उसके बाद एक दूसरे से रिलेट करेंगे चीज़ों को। तो अब इसको फिर हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो चतुर्सेन शास्त्री, जब भी बार बार मैं कहती हूँ ये सरस्वती पांडे की किताब है। आप लोग फिर पूछेंगे कि कौन सी किताब है, तो सरस्वती पांडे की है। ये आपकी एक सहायक पुस्तक के रूप में है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, इसलिए मैंने पढ़ा था, तो इसलिए आपको वो सारी चीज़ें मैं बताती हूँ। क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं ना कि दीदी आप जल्दी से जल्दी उपन्यास को ख़त्म करा दीजिए या आगे की ट्रिक अपनी बता दीजिए। तो मैं यही सोचती हूँ कि जल्दी से आपको याद हो जाए, और इसलिए मैं इसी किताब से मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो मैं आपको बताती हूँ। और ये जो है सहायक पुस्तक है, और जब भी आप पढ़ते हैं, किसी भी रचना को याद करते हैं, तो साथ में हमेशा याद रखिएगा कि लेखक को या कोई आप कविता के कुछ भी याद करें, कवि हो, कुछ भी हो, मतलब कहने का मतलब कोई रचनाकार हैं, उनका नाम आप ज़रूर लेके एक दूसरे से रिलेट करिएगा। नहीं तो आपको सारी रचनाएं तो याद आ जाएंगी, लेकिन आपको यही भूल जाएगा कि ये किसका है, ठीक है। और आप लोग में से कई लोग कह रहे थे कि ये भूल जा रहा कि उपन्यास है कि कहानी है कि नाटक है। हाँ, ये कन्फ्यूजन तो मुझे भी होती थी। जैसे आत्मकथा है, जीवनी है, सब मिक्स हो जाता था कि है क्या ये। तो जब वो तो बस रिवीजन पे आप डिपेंड करता है कि आप जितना भी रिवीजन करेंगे कि तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि अच्छा इतना पन्ना पलटे तो इसके बाद ये कहानी आ गया था, फिर उसके बाद उपन्यास था, नाटक था, इस तरह से। मतलब कहने का कि इसीलिए कहा जाता है ना कि बहुत ज़्यादा अलग अलग किताबों से मत पढ़िए, एक ही दो किताब से पढ़िए, लेकिन उसको खूब रिवीजन करेंगे तो वो पूरा आपके दिमाग में छप जाएगा एकदम कि वो क्या है। बस ये रिवीजन से ही होगा, आपको याद होगा कि उपन्यास है कि नाटक है कि क्या है। हर चीज़ रिवीजन से ही आपको तैयार होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं चतुर्सेन शास्त्री का। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही आगे हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, आपने जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप कमेंट करिए, मैं पढ़ती हूँ कमेंट को, और उसका मतलब उस पर वीडियो बना के उसका उत्तर देने का प्रयास करती हूँ, ताकि एक वीडियो में ही बहुत सारे लोगों को जवाब मिल जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं चतुर्सेन शास्त्री। अब इनका है तो हम पहले ही लेखक को बोलेंगे, ठीक है। तो चतुर्सेन शास्त्री कहते हैं कि वैशाली की जो नगर वधू थी वो क्या थी, रक्त की प्यासी थी, है ना। वैशाली की नगर वधू को रक्त की प्यास थी। आप जो भी बोलिए ना, पहले तो इमेजिन कुछ भी करिए, लेकिन आप जब मतलब उसको बोलिए तो आप रचना का जो सही नाम है वही बोलिए, है ना। नहीं तो कहीं कहीं मतलब आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो चतुर्सेन शास्त्री कहते हैं कि जो वैशाली की नगर वधू है उसे रक्त की प्यास थी, तो एक आलमगीर नाम का, मतलब एक, और रक्त की प्यास किसकी थी, एक आलमगीर नाम के आदमी को, है ना, मारना चाहती थी। वैसा मतलब कल्पना करिए कि जो वैशाली की नगर वधू थी, चतुर्सेन शास्त्री कहते हैं कि जो वैशाली की नगर वधू थी उसे रक्त की प्यास थी, और वो आलमगीर को मारना चाहती थी, है ना। तो आलमगीर अब क्या करें, भागेंगे इधर उधर। तो आलमगीर कहते हैं वयम रक्षामा। अब यहाँ पे रक्षामा वाला शब्द को हम पकड़ लेंगे। तो रक्षामा मतलब रक्षा करने के अर्थ में, मतलब समझिए। तो आलमगीर कहते हैं वयम रक्षामा। तो सोमनाथ एक आदमी रहता है वहीं पे। सोमनाथ कहता है कि गोली मार दो उसको, ठीक है, गोली मार दो, और तब तुमको सोना और खून दोनों मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एक दूसरे से जोड़ दिए इसको। तो अब यहाँ पे देखिए पूरा, आप फिर से जब आपने एक दूसरे से जोड़ दिया तो आप एक बार फिर से बोल दीजिए। चतुर्सेन शास्त्री कहते हैं कि वैशाली की जो नगर वधू है वो रक्त की प्यास थी उसे आलमगीर के। तो आलमगीर कहते हैं वयम रक्षामा। तो सोमनाथ आता है, कहता है गोली मार दो, तुमको सोना और खून मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम एक बार पढ़ लेंगे इसको फिर से कि चतुर्सेन शास्त्री का है वैशाली की नगर वधू, रक्त की प्यास, आलमगीर, वयम रक्षामा, सोमनाथ, गोली, सोना और खून, ठीक है। एक बार ऐसे पढ़ लेंगे, मतलब 2 बार आप ऐसे पढ़ लेंगे, और एक बार बीच में या कभी, मतलब बीच में उसको आप एक दूसरे से रिलेट कर लेंगे, तब जाके चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी।
अब क्या करेंगे, अब देखिए कैसे पढ़ेंगे। वैशाली की नगर वधू 49 में है, बुद्धकालीन सांस्कृतिक और राजनीतिक टकराहट का चित्रण है। रक्त की प्यास 51 में है, आलमगीर 54 में है, वयम रक्षामा 55 में है। अब जैसे जब आप आर्य, पहले बता रहे हैं अभी, आर्य अनार्य देव दानव आदि संस्कृतियों के संघर्ष एवं समन्वय की कथा है। सोमनाथ 1955 में है, शिवोपासना के विकास एवं राजपूतों की मानसिकता का चित्रण है। गोली 56 में है, देशी रियासतों के शासकों की घृणित विलासिता का चित्रण है। सोना और खून 60 में है। तो अब जैसे कहने का मतलब है कि जैसे आपने एक बार जब इधर का याद कर लिया ना, इधर का जब आप याद कर लिए तो आपको ये सन भी अगर आपको याद करना है तो याद हो जाएगा, क्योंकि जब आपको रचनाएं जो है इधर मतलब लाइन से याद रहेंगी तो देख लीजिए 49 के बाद 51, 54, 55 दोनों मतलब इस तरह देखिए 55 में है, 56, 60। ठीक है, देखिए मैंने पेंसिल से जब मैं पढ़ती थी तो हमेशा पेंसिल हाथ में ली रहती थी और किताबों पे मैं ऐसे अंडरलाइन कर करके मैं पढ़ती थी चीज़ों को। ठीक है, तो ऐसे मतलब मेरे याद करने का ऐसे तरीका था। अब आगे देखिए, अब देखिए रांगे राघव की प्रथम रचना है ना, रांगे राघव। अब रांगे राघव आ गए यहाँ से, तो रांगे राघव की प्रथम रचना 1946 में घरौदा शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। प्रथम रचना 1946 में। अब 46 मतलब 47 में भारत देश आज़ाद हुआ था और उसके 1 साल पहले यानी कि, तो घरौदा शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। यह परिसर विश्वविद्यालय जीवन पर लिखा हिंदी का प्रथम उपन्यास है। मतलब परिसर विश्वविद्यालय से संबंधित ये मतलब उस पर जीवन पर लिखा हिंदी का प्रथम उपन्यास है। अब आगे देखिए, अब ये जो है ना 3 तरह के उपन्यास लिखे हैं। रांगे राघव 3 तरह का उपन्यास लिखते हैं। देखिए दिया भी है 3 कोटि के उपन्यास इन्होंने लिखा है, 3 कोटि के। तो अब देखिए, अब पहला तो इनका जीवनी परक उपन्यास है, दूसरा ग्रामीण एवं नगरीय यथार्थ के उपन्यास है। ठीक है, और एक है ऐतिहासिक उपन्यास। ठीक है, अब हम याद कैसे करेंगे, तो जीवनी परक जानते हैं आप क्या करेंगे आप लोग कि जैसे ना, जैसे कोई भी जब भी आप कोई रचना याद करें तो अगर आपको पहला वाला याद रहता है, पहला वाला, तो अगर आपने कई बार रिवीजन किया है और उससे एक दूसरे से जोड़ दिया है, कहानी की तरह बना लिया है अगर आपने, तो अगर पहला आपको याद आ गया तो उसके बाद का आपको सारा याद आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका पहला हुजू है, सीधा साधा रास्ता है, इधर मुर्दों का टीला है, तो अगर आपको किसी का भी, इसी का नहीं, किसी भी रचना मतलब जो आप याद कर रहे हैं रचनाकार की रचना को बहुत ज़्यादा है, अगर आपको मतलब एक दूसरे से रिलेट करके कहानी बना दिए उस पर और आप कई बार रिवीजन कर लिए, तो आपको अगर पहला याद आ जाएगा, मतलब रचनाकार का नाम याद आ जाए और पहली रचना का नाम याद आ जाए, तो उसके बाद का सारा आपको याद आ जाएगा। बस आपको पहले वाले पे ज़्यादा थोड़ा मेहनत करना है, फोकस करना है कि आप ऐसा क्या करेंगे, क्या लिंक बनाएंगे कि आपको रचनाकार के साथ पहला रचना ही याद आ जाए, पहली रचना ही याद आ जाए, है ना। तो जैसे अब उसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए इनका हम देखते हैं कि जैसे ये जैसे कह रहे हैं कि जीवनी परक उपन्यास। अब जीवनी परक यानी कि कल्पना करिए जीवन से संबंधित है ना, इसमें होगा जीवन संबंधित। अब जीवन किसका बहुत कष्टमय था, तो देवकी का बेटा देवकी का जीवन बहुत कष्टमय था, तो देवकी से रिलेट कर लीजिए, है ना। और जीवनी मतलब जीवन उनका बहुत कष्टमय था। तो अब देखिए रांगे राघव, जीवनी परक और देवकी का बेटा तुरंत आपको याद आ गया। अब उसके बाद का सारा आप एक दूसरे से जब जोड़ देंगे तो जब भी आप याद करेंगे, मतलब रिवीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, जब खूब रिवीजन करेंगे तभी दिमाग में बैठेगा, तो उसके बाद सारा आपको याद आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ग्रामीण और नगरीय यथार्थ के उपन्यास है। अब ग्रामीण मतलब गाँव में क्या चीज़ होता है भाई, हम लोग देखते हैं गाँव में जाते हैं तो देखते हैं कि घर वगैरह कैसे कच्चे मिट्टी के होते हैं, ऊपर से ज़मीन भी कच्ची मिट्टी की होती है, रास्ते भी कच्चे मिट्टी के होते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब, तो यहाँ पे हुजू सीधा साधा रास्ता, यानी कि हुजू टाइप के लोग होते हैं, है ना, वहाँ के लोग हुजू टाइप के लोग होते हैं, मतलब सीधे साधे टाइप के होते हैं, सीधा साधा रास्ता भी होता है। तो ये ग्रामीण से हम इसको मतलब जोड़ लेंगे कि गाँव में ऐसा होता है। तो जैसे ही आप रांगे राघव ग्रामीण वाला सोचेंगे, तैसे ही आपको हुजू सीधा साधा रास्ता आपके दिमाग में आ जाएगा, और उसके बाद का आप जो मतलब बनाए हैं, लिंक बनाए हैं, वो आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ऐतिहासिक वाला है, ऐतिहासिक उपन्यास। अब इतिहास से संबंधित, इतिहास हम लोग पढ़ते हैं और उसमें आप लोग इतिहास में देखे होंगे हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो का सभ्यता पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई है। अब वहाँ पे देखिए टीला वगैरह की बात बहुत होती है, टीला वगैरह की, तो वहाँ पे जो है अब देखिए यहाँ पे पहले ही आ गया मुर्दों का टीला, आ गया ना मुर्दों का टीला। तो जब मुर्दों का टीला से आप याद कर लीजिए कि इतिहास से संबंधित ये है। ठीक है, तो बस ऐतिहासिक, जैसे आप रांगे राघव का ऐतिहासिक सोचेंगे तो मुर्दों का टीला आपके दिमाग में आ जाएगा, और उसके बाद उसको जब आप एक दूसरे से जोड़े हुए हैं तो वो सारी रचना आपको नीचे की याद आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है और दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे
अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जीवनी परक, रांगे राघव का जीवनी परक उपन्यास। तो जीवनी परक में तो रांगे राघव कहते हैं कि देवकी का बेटा कहता है, रांगे राघव कहते हैं कि देवकी का बेटा जो है वो कहता है कि यशोधरा जीत गई। ठीक है, क्या कहता है? यशोधरा जीत गई। एक मिनट, थोड़ा इसको बड़ा करें। तो हाँ, रांगे राघव कहते हैं कि देवकी का बेटा कहता है कि यशोधरा जीत गई, और लोई का ताना मत सुनो, रत्ना की बात सुनो। ठीक है, लोई के ताना मत सुनो, रत्ना की बात सुनो। ये कौन कहता है? देवकी का बेटा कहता है कि यशोधरा जीत गई और लोई का ताना मत सुनो। भाई किसी का ताना नहीं सुनना चाहिए, उसकी रत्ना की बात सुनो, अच्छी बात करती है। भारत का, और भारती का जो सपूत होता है, भारती का सपूत यानी कि माँ भारती का, हमारे भारत माता का भारती का सपूत, वो लक्ष्मा की आंखें देखता है। भारती का सपूत, इमेजिन करिए कोई लड़की है लक्ष्मा, या कोई भी है, कोई व्यक्ति है, कोई मतलब इंसान है, तो लक्ष्मा की आंखें देखता है कौन? भारती की सपूत। ठीक है, और कहता है कि जब आवेगी काल घटा तब धूनी का धुआं उठेगा। जब आवेगी काल घटा तब धूनी का धुआं उठेगा। भाई काली घटा जब आती है तो धुआं की तरह से नहीं हो जाता है? तो ऐसे तो रांगे राघव कहते हैं कि देवकी का बेटा कहता है यशोधरा जीत गई, लोई का ताना मत सुनो, रत्ना की बात सुनो। भारती का सपूत कहता है, भारती का सपूत जो है वो लक्ष्मा की आंखें देखता है, और जब आवेगी काल घटा तब धूनी का धुआं उठेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इधर का हो गया। अब थोड़ा सा इमेजिन ये भी हम करेंगे कि ये लेफ्ट साइड का है। अब हम इधर का देखेंगे, ये तो लेफ्ट का हो गया। अब राइट का देखेंगे, दाहिने हाथ का। तो यहाँ पे ये देखिए, ये आपका ग्रामीण वाला है। ठीक है ना, ग्रामीण। तो ग्रामीण एवं नगरीय यथार्थ के उपन्यास। तो अब ग्रामीण में तो रांगे राघव कहते हैं कि रांगे राघव कहते हैं हुजू सीधा साधा रास्ता अपनाओ। रांगे राघव डांट के बोलते हैं, हुजू नाम का एक आदमी रहता है गांव में। ठीक है, तो उसको कहते हैं हुजू सीधा साधा रास्ता अपनाओ। कब तक पुकारूं तुमको, मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते से वो जाता है तो उसको डांटते हैं, कहते हैं हुजू सीधा साधा रास्ता अपनाओ। और कब तक पुकारूं तुमको, और राई का पर्वत बना देते हो छोटी सी बात को। मतलब रांगे राघव डांट रहे हैं हुजू नाम के एक आदमी को। ठीक है, राई का पर्वत बना देते हो छोटी सी बात को, और अपने पथ का पाप साफ करो, क्योंकि धरती मेरा घर है और यही मेरी आखिरी आवाज़ है। अब इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगा, यही मेरी आखिरी आवाज़ है। ठीक है, तो इस तरह से रांगे राघव कहते हैं कि हुजू सीधा साधा रास्ता अपनाओ, कब तक पुकारूं तुमको, राई और पर्वत बना देते हो छोटी सी बात को, पथ का पाप साफ करो, धरती मेरा घर है, यही मेरी आखिरी आवाज़ है। ठीक है, अगर आपको सन याद करना है तो जब इधर का लाइन से याद हो जाएगा तो इधर भी आप लाइन से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम, ये देखते हैं ऐतिहासिक उपन्यास। अब ऐतिहासिक में देखेंगे कि यहाँ पे ऐतिहासिक को रांगे राघव कहते हैं कि मुर्दों का टीला जो था, एक मुर्दों, कल्पना करिए कि मुर्दे सब है, उसका टीला बन गया, इतने मुर्दे हैं, सब मर गए हैं लोग, कि वहाँ का टीला बन गया है। तो मुर्दों का टीला जहाँ था वहाँ पे प्रतिदान होता है, मतलब कुछ दान दिया जा रहा है, प्रतिदान होता है। और वहीं पे चीवर लगे हैं। चीवर मतलब सजावटी सामान जैसे नहीं होते हैं, दरवाजे पर हम लोग टाकते होते हैं, कल्पना करिए कि चीवर लगे हैं। और वो कैसे दिख रहे हैं? अंधेरे के जुगनू के समान, जैसे अंधेरे में जुगनू चमकता है ना, तो वैसे अंधेरे के जुगनू के समान लग रहे हैं। तो पक्षी और आकाश वहीं पे, पक्षी आकाश में उड़ता है वहीं पे। तो पक्षी और आकाश की राह न रोकी। भाई पक्षी का कौन राह रोक सकता है आसमान में? ऐसा कल्पना करेंगे। तो पक्षी और आकाश की राह न रोकी। ठीक, तो कहते हैं रांगे राघव के मुर्दों का टीला जहाँ वहाँ पर ध्यान होता है, और वहीं पे चीवर लगा होता है जो अंधेरे के जुगनू के समान लगता है, और पक्षी और आकाश की राह न रुकी। ठीक, अब जो है हम लोग इसका विस्तृत थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए इधर का तो कोई बात नहीं है, इधर का तो हमको याद ही हो गया, ये सब याद हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो ऐतिहासिक वाला है इनका, इसमें डिटेल थोड़ा दिया हुआ है। तो मुर्दों का टीला 48 में है, मोहनजोदड़ो सभ्यता के पृष्ठभूमि पर आधारित है। देखिए मैंने कहा था ना कि इतिहास से संबंधित है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में टीला टाइप का, तो इससे आप मतलब कल्पना कर सकते हैं और याद भी हो जाएगा। प्रतिदान महाभारत युग के ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के संघर्ष का चित्रण है। चीवर हर्ष काल के हास्यमान भारतीय सामंतवाद का चित्रण है। अंधेरे के जुगनू 53 में है। दास प्रथा को बचाए रखने के लिए कुलीन वर्ग के प्रयत्न का चित्रण है। पक्षी और आकाश 57 में है। राह न रुकी, ये महावीर स्वामी एवं बुद्ध युग के जागरण की कथा है। ठीक है, महावीर स्वामी एवं बुद्ध युग के जीवन की मतलब जागरण की कथा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आज जैसे अच्छा, मेरे एक बहन ने पूछा था कि दीदी आप कैसे एक महीने में 4 बार किताब को ऐसे ख़त्म कर लेती थी। तो भाई जिस चीज़ पर अगर आप उतारू हो जाएंगे ना तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं उतारू हो गई थी, और मेरा थोड़ा सा स्वभाव भी जिद्दी टाइप का है। मैं पहले से आपको बता रही हूँ कि ज़िद्दी हूँ मैं। जैसे अभी भी कोई काम भी मुझे करना रहता है तो जब तक हो नहीं जाएगा, यहाँ तक कि स्कूल में भी कोई काम रहता है ना, पेपर वर्क रहता है या कोई भी, तो मतलब सभी
लोग निश्चिंत रहते हैं कि हो जाएगा या ना हो, या जो भी है घर का ही कोई काम है, मतलब खाना ही बनाना है या कोई भी घर का काम है, तो सभी लोग निश्चिंत होकर काम करते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि बाद में करेंगे। और मेरा क्या है कि पहले हम काम करेंगे तब बाद में आराम करेंगे, मेरा आज भी ये चीज़ है। और मैं मतलब हर चीज़ में मैं टारगेट बनाती हूँ, यहाँ तक कि मैं सफाई जब करना शुरू करती हूँ, एक तो छुट्टी मिलती नहीं है, एक दिन की छुट्टी मिलती है संडे की या कोई भी चीज़ की, तो उसमें मुझे घर की पूरी सफाई करनी रहती है, तो उसका भी मैं टारगेट बनाती हूँ कि इतने बजे से इतने बजे तक मेरा ये काम हो जाना चाहिए, झाड़ू है, पोछा है, जो भी है, सफाई वाला काम इतने देर में हो जाना चाहिए, खाना को मैं इतने देर में बना लूँगी, मतलब इतने बजे तक मुझे ये काम कर लेना है। तो ये तो काम की बात हो गई, तो वो तो ज़िंदगी की बात थी ना, नौकरी की बात थी, पढ़ाई की बात थी, तो मैं एकदम उतारू थी। मैंने सोचा था कि 1 महीने में 4 बार किताब को ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है। कभी कभी 3 बार भी होता था, 2 बार भी हो जाता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 4 बार मैंने अगर सोच लिया, ये ऐसा बहुत कम होता था कि मैं सोचूं और ना कर पाऊँ, लेकिन अगर मैंने 4 बार सोच लिया है तो मैं मतलब उसी पर उतारू हो जाती थी कि मुझे करना है। मतलब देखिए, याद कैसे जल्दी जल्दी रिवीजन कैसे होगा, जब अभी आपको मेहनत लग रहा है, जब मैं आपको पहली बार पढ़ा रही हूँ या आप लोग पहली बार लिंक कर रहे हैं तो आपको टाइम लग रहा है, लेकिन जब आपके दिमाग में ये चीज़ें एक बार और पढ़ेंगे, आपके दिमाग में थोड़ा और बैठ जाएगा, एक बार और पढ़ेंगे और बैठ जाएगा, ऐसे 3-4 बार जब पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे मैं बोलती हूँ ना फटाफट फटाफट, मुझे जल्दी जल्दी बोलने की आदत है, इससे भी फास्ट में पढ़ती थी, इससे भी फास्ट, मतलब फटाफट फटाफट, मतलब बाकी लोग मेरे घर पे हंसते भी थे कि ऐसा लगता है कि कोई मतलब फास्ट फॉरवर्ड मतलब कर दिया है, जैसे वीडियो को नहीं कोई फॉरवर्ड कर देता है, वैसा मतलब मैं बोलती थी, ऐसा लगता था। क्योंकि ऐसे ही करने पे होगा, जान लीजिए टाइम बहुत कम है, बहुत आराम से काम करने पे नहीं होगा। और सोचिए ही मत कि थकान हो गई है मुझे या बड़ी प्रॉब्लम, सोचिए ही मत। आपको अगर सोच लिए हैं करना है तो करना है, चाहे खाना थोड़ा देर में खाइए, हर काम देर में करिए, सब कुछ छोड़ दीजिए भैया, सफाई वफाई जब तक तैयारी कर रहे हैं मत करिए उतना ज़्यादा। लेकिन जो आकर सोच रही 4 बार किताब ख़त्म करनी है तो करनी है, अरे 3 बार भी होगा, 4 बार सोचेंगे तो 3 बार होगा ना, कम से कम ज़्यादा सोचिए, हमेशा ज़्यादा सोचिए। तो अगर मान लीजिए 1 बार कम भी होगा तब भी आप घाटे में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कर लेती थी, मैं आज भी जो मैं सोचती हूँ मैं कर लेती हूँ, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे रांगे राघव का जो है कब तक पुकारूं जो है उपन्यास जरायम पेशा कर्नर जाति के जीवन पे, जीवन के यथार्थ से संबंधित है ये, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस भी होती हैं, उसको याद करिएगा। रांगे राघव का विषाद मोट इंपॉर्टेंट है, 1946 में है, 1946 यानी कि आपका भारत स्वतंत्रता के 1 साल पहले। ऐसे भी मैं ये पढ़ती थी, जैसे कुछ सन याद करना रहता था ना तो ऐसे जोड़ लेती थी कि स्वतंत्रता 57 में मिला था, स्वतंत्र हुआ था तो 1 साल पहले के बंगाल के अकाल पे आधारित है, ठीक ना, बंगाल के अकाल पे। अब देखिए, अब तो ये हो गया, अब अमृतलाल नागर के उपन्यास हम देखेंगे। अमृतलाल नागर, इनका पहले आप पूरा देख लीजिए भाई, थोड़ा ज़्यादा है इनका, ठीक है, यहाँ तक है इतना, तो थोड़ा सा हम देख लेंगे पहले सारा, एक बार पहले आपको साफ साफ पढ़ने की ज़रूरत है। तो अमृतलाल नागर का क्या क्या है, महाकाल, सेठ बांके, लाल बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नामी शारड़िए, मानस का हंस, नच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट, पीढ़ियाँ, इतने सारे हैं, ठीक है। अब एक बार हम लोग ऐसे पढ़ लेंगे ध्यान से कि हाँ हाँ ये है। अब उसके बाद हम लोग एक दूसरे से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो रिलेट करने के लिए मैं बता रही हूँ, ये देखिए, इतना ही बड़ा रखेंगे तब पूरा दिखेगा। अब देखिए, जैसे अमृतलाल नागर, अब अमृतलाल नागर, अमृत को सोचिए, अमृत पर नाम को पकड़िए, अमृतलाल नागर। अब अमृत के विषय में थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। अमृत कब निकला था, तो अमृत जैसे भी निकला था, आप एक कल्पना करिए कि समुद्र का मंथन हो रहा था तो अमृत भी निकला, विष भी निकला, ये सारी कहानी हम लोग जानते ही हैं। तो इसको सोच लीजिए कि अमृत कल्पना, अब एकदम इमेजिन करिए, एकदम आँख बंद करिए, कल्पना करिए कि खूब मतलब विशाल समुद्र है, एक तरफ देवी देवता हैं, एक तरफ राक्षस हैं, बीच में समुद्र का मंथन हो रहा है, वहीं से बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं, तो वहीं से अमृत भी निकल रहा है, ठीक है। अब जो अमृत निकला, तो अमृत और जब विष निकला तो आप जानते हैं कि संबंधित किससे है, शिव भगवान से संबंधित, शंकर भगवान से। जब विष निकला तो उनको पीने के लिए शंकर भगवान जी आए, तो अमृत को ही मतलब इमेजिन कर लीजिए, अमृत और विष को, तो महाकाल आए, है ना, महाकाल। अब आपको जब एक याद हो जाएगा ना तो उसके बाद जब रिलेट करेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अब देखिए अमृत, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करती हूँ, ठीक है, 1 मिनट, ये थोड़ा सा। अब अमृतलाल नागर, अमृतलाल, महाकाल आ गया ना, महाकाल, तो अमृत विष महाकाल, मतलब ऐसे कल्पना करेंगे, अमृत की बात सुनते ही आप महाकाल कल्पना कर लेंगे। तो अमृतलाल नागर कहते हैं
अमृत जब निकल रहा था समुद्र में, तो उसको देखने के लिए महाकाल आए सेठ बांकेलाल के साथ। कल्पना करिए कि भाई महाकाल तो आए, शंकर भगवान आए, महाकाल आए, लेकिन वो साथ में एक सेठ बांकेलाल को भी लाए थे। ठीक है, क्या दिखाने के लिए? अमृत को दिखाने के लिए। और तो वो लोग खड़े होकर क्या देखते हैं? बूंद और समुद्र को देखते हैं। पूरे समुद्र बहुत बड़ा रहता है, तो खड़े होकर महाकाल और जो वो रहते हैं सेठ बांकेलाल, ये खड़े होकर बूंद और समुद्र को देखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया ना कि अमृत जब निकल रहा था, अमृत लाल नागर कहते हैं, अमृत जब निकल रहा था तो उसको देखने के लिए महाकाल आए सेठ बांकीलाल के साथ, और वो लोग खड़े होकर बूंद और समुद्र देख रहे थे। ठीक है, अब देखिए, अब उसी में से क्या क्या निकल रहा था? जब मंथन हो रहा था तो अमृत तो निकला ही, साथ में शतरंज के मोहरे भी निकले, शतरंज के मोहरे निकले, सुहाग के नुपुर निकले, तो अमृत और विष भी निकला। आप तो जानते ही हैं, ये सारी चीज़ें निकली उसमें से। ठीक है, कहानी बना रहे हैं आप। उसके बाद वहीं से 7 घूंघट वाला मुखड़ा भी एक निकला, बड़ा एक अजीब सा चीज़ निकला, 7 घूंघट वाला मुखड़ा। कल्पना करिए कि कोई एक औरत है और 7 घूंघट है उसके मुख में, 7 घूंघट है ना, ऐसा कल्पना करिए। तो सब लोग देख के कहते हैं, सब लोग देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सब लोग कहते हैं एकदा नैमिषारण्ये। सब लोग मतलब ऐसे उस समय भाई देवता लोग तो संस्कृत में कुछ भी बोलते थे ना, तो ये सोचिए कि देवता लोग कह रहे हैं एकदा नैमिषारण्ये, मतलब आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं 7 घूंघट वाला मुखड़ा देख के। उसके बाद क्या होता है, तो वहीं पे मानस का हंस आ जाता है और वो कहता है, मानस का हंस नाचने लगता है और गाना गाता है नाच्यो बहुत गोपाल, है ना। मानस का हंस आ जाता है और कहता है नाच्यो बहुत गोपाल, है ना, नाचने लगता है। और तब क्या होता है, वहीं पे खंजन नयन रहता है, एक खंजन नयन रहता है वहीं पे, जिससे बिखरे तिनके हो जाते हैं, मतलब सबको मतलब खंजन नयन मतलब खंजर की तरह, खंजन नयन मतलब खंजर सोचिए, चाकू, तो उससे बिखरे तिनके हो जाते हैं। उसके बाद वहीं पे एक अग्निगर्भा रहती है, एक औरत रहती है जिसका नाम रहता है अग्निगर्भा। वो लेटी रहती है, कल्पना करिए समुद्र मंथन हो रहा है, वहीं पे सारी चीज़ें हो रही हैं। एक अग्निगर्भा नाम की औरत वहीं पे लेटी रहती है समुद्र किनारे, और वो करवट लेती है। ठीक है, जब करवट लेती है तो देखा देखी उसकी सारी जो पीढ़ियाँ होती हैं, पीढ़ियाँ वो भी करवट लेने लगती हैं। तो पीढ़ियाँ है लास्ट में ना, तो ये देखिए पीढ़ियाँ। ठीक है, तो वो करवट लेती है तो उसकी सारी पीढ़ियाँ भी जो है वो भी करवट लेने लगती हैं। अब हमने जोड़ दिया सारी चीज़ों को। ठीक है, बस एक याद आप पहला याद कर लेंगे, जैसे अमृत से महाकाल। ठीक है, याद कर लिए, अमृतलाल नागर महाकाल, ऐसे सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। तो अब देखिए कि भाई अमृत का जब निकल रहा था समुद्र में, तो महाकाल आए सेठ बांकीलाल के साथ बूंद और समुद्र देखे, उसमें से शतरंज की मोहरे निकली, सुहाग के नुपुर निकले, अमृत और विष भी निकला, और वहीं पर 7 घूंघट वाला मुखड़ा भी निकला। और सब लोग देख के कहे कि एकदा नैमिषारण्ये। तब मानस का हंस आया, वहीं पे नाच रहा था और गा रहा था कि नाच्यो बहुत गोपाल। उसके बाद खंजन नयन वहीं पे था, जो बिखरे तिनके कर देता है, सबको काट देता है, बिखरे तिनके कर देता है। और अग्निगर्भा नाम की एक औरत रहती है, वो करवट बदलती है, वहीं सोई रहती है, करवट बदलती है, तो उसका देखा देखी जो उसकी सारी पीढ़ियाँ आगे की रहती हैं वो भी करवट बदलने लगती हैं। ठीक, हम लोग एक दूसरे से जोड़ दिए। अब हम क्या करेंगे कि ये अब इसका डिटेल थोड़ा पढ़ेंगे। तो महाकाल का देखिए, महाकाल 47 में है। अब देखिए 47 मतलब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उस साल। तो बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बंगाल के अकाल वकाल वाला ना, इस टाइप का जो भी थोड़ा सा देश से संबंधित होता है या ऐसा कुछ होता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेठ बांकीलाल 55 में है, बूंद और समुद्र 56 में है, लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण है। शतरंज के मोहरे 59 में अवध के नवाबों के हास्योन्मुख जीवन का चित्र है। अब शतरंज के आप देखिए, शतरंज कौन खेलता था? पहले के ज़माने के राजा लोग खेलते थे बैठ के, तो मुगल टाइप का आप याद कर लेंगे, अवध के नवाबों को आप याद कर लेंगे। अब देखिए सुहाग के नुपुर 60 में मध्यकालीन कुल वधुओं एवं नाहर वधुओं का चित्र। भाई नुपुर कौन पहनता है? तो वधुओं से, है ना, याद कर लीजिएगा आप। अमृत और विष 66 में भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक और सामाजिक चित्रण है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे देखिए। अब आगे देखिए 7 घूंघट वाला मुखड़ा 68 में है, मसरू बेगम के नारी हृदय का चित्रण है। एकदा नैमिषारण्य 72 में है। आचार्य भार्गव सोमाहुति नैमिष आंदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए मानस का हंस 72 में है, तुलसीदास की जीवनी एवं व्यक्तित्व आधारित इंपॉर्टेंट है। नच्चो बहुत गोपाल 78 में है, भंगी समाज का इतिहास एवं उसके वर्तमान जीवन की नारकीयता एवं गहरी संवेदनात्मक के साथ चित्रण है इसका। खंजन यानी 81 में सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित। भाई नयन आ गया तो सूरदास, सूर थे आँखों से, तो नयन याद कर लीजिए, खंजन नयन सूरदास से संबंधित है। बिखरे तीर के 82 में है, अग्निगर्भा 83 में है, करवट 85 में है, लखनऊ के खत्री परिवार के 3 पीढ़ियों की। ठीक है, करवट खत्री परिवार के 3 पीढ़ियों का चित्रण है। पीढ़ियाँ 90 में करवट उपन्यास के अगले चरण के रूप में है। ठीक है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सब। अब ये तो आपको याद हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इनका ज़्यादा नहीं है, इनका 4 ही है। ठीक है ना,
तो इसको तुम आराम से याद कर सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा चारूचंद्र लेख है और पुनर्नवा आरामदास का पोथा है। जब बहुत ज़्यादा छोटा रहता है ना तो ऐसे एक दूसरे जोड़ देते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि बाणभट्ट की जो आत्मकथा है वो चारूचंद्र लेख है और जो पुनर्नवा है वो आरामदास का पोथा है। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ गया, ये आपको याद हो जाएगा। अब बाणभट्ट की आत्मकथा 46 में है। इसके आधार कौन कौन है इसमें? बाणभट्ट, निपुणिका, न्यूनिया, ये सब है। अब देखिए, प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण है। चारूचंद्र लेख 63 में है। राजा सातवाहन चंद्रलेखा इसमें तो 12वीं 13वीं शती के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थिति का चित्रण है। पुनर्नवा 73 में है। तो लोरिकायन एवं मृच्छकटिकम है ना, इस पे है, ये आधार इसका है। तो वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण है। अब आगे देखिए, आरामदास का पोथा 76 में है। तो ये छांदोग्य एवं बृहदारण्यक है, ये इसका आधार है। और औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का इसमें चित्रण है। ठीक है, तो ये इसका तो कम है तो इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। ज़्यादा कहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा जहाँ रहता है। अब यहाँ पे देखिए सनैया लाल ओझा। तो सनैया लाल, तो भाई हम लोग तो कन्हैया लाल पढ़ते हैं ना, यहाँ पे सनैया लाल थोड़ा अजीब है तो इसको हम याद कर लेंगे, सनैया लाल कन्हैया लाल। ठीक, तो लेकिन सनैया लाल है, याद करिएगा। तो सनैया लाल जो है ये क्या करते हैं, संपर्क और समर्पण कर देते हैं मनुष्य का मूल्य जानने के लिए। ठीक है ना, देखिए आप बस क्या हुआ था पिछली बार जब हम लोग का एग्जाम हुआ था तो ऐसे मैंने किसी रचना को छोड़ा नहीं था इस किताब से, सबको मैंने याद कर डाला था। तो ऐसी कोई तो ऐसे लेखकों को पूछा था जिसको कोई पढ़ता ही नहीं है, जिसका इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो लेकिन मैंने पढ़ा था तो वही सारे क्वेश्चन मेरे सारे सही हो गए थे, इससे थोड़ा मेरा नंबर स्कोर मेरा अच्छा हो गया था। तो आप लोग भी ना रिस्क मत लीजिएगा, सारी चीज़ इतनी दी हुई हैं सारी पढ़िएगा, याद करिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो पढ़ना ही है, लेकिन जिसको कभी नहीं कोई पढ़ता है उसको भी आप पढ़िएगा। तो सनैया लाल ओझा जो है संपर्क और समर्पण करते हैं मनुष्य का मूल्य जानने के लिए और मकड़ी का जाल बिछा देते हैं सिंधु और सीमांत में। ठीक है, और वहीं पे सर्वनाम जो है वो संभवा में बन जाता है और कसौटी बन जाता है। सर्वनाम जो है वो संभवा में बन जाता है, कसौटी बन जाता है। तो देखिए कहने का मतलब कि जैसे कोई चीज़ें जब रिलेट नहीं, कोई कहानी नहीं बनती है तो इस तरह से दो चीज़ों को जोड़ के हम बना सकते हैं। अब सर्वनाम 76 में बंगाल की नक्सलवाड़ी आंदोलन एवं आर्य अनार्य पर आधारित है। संभवा में 83 में हड़प्पा सभ्यता एवं देव सभ्यता पर केंद्रित था और कसौटी इनका 2000 में है। लेकिन अब आगे देखते हैं अगला, कृष्णचंद्र भिक्षु। अब भिक्षु है ना, तो भिक्षु मतलब समझिए भिखारी से समझ लीजिए, है ना, भीख मांगने वाले समझ लीजिए। तो लेकिन कृष्णचंद्र भिक्षु, अब ये कृष्णचंद्र जो है वो भीख मांग के क्या कहते हैं भाई, देखिए किसी का, जैसे यहाँ पे लेखक लोगों का बहुत सम्मान मैं करती हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, बस उसको याद करने के लिए मैं दिमाग में ट्रिक ऐसा बना लेती थी। तो कृष्णचंद्र शर्मा जो हैं वो भीख मांग के क्या कहते हैं कि ये तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि कृष्णचंद्र शर्मा जो है ना वो देखते हैं कि कोई भीख मांग रहा था, एक आदमी का बच्चा। ठीक है ना, तो कृष्णचंद्र शर्मा भिक्षु जो है वो कहते हैं कि आदमी का बच्चा जो है वो संक्रांति करता है और भंवर जाल में फंस जाता है। ठीक है, भंवर जाल में फंस जाता है। तो वहीं पर नागफनी रहता है। नागफनी का पौधा आप जानते होंगे, कैक्टस टाइप का, जिसमें बहुत कांटे होते हैं। वो सोम देवता की घाटी में है और वहीं पर सोने का मृग है। सब कल्पना करिए कि देखिए यहाँ से मैं बताऊं कि कृष्णचंद्र शर्मा जो है भिक्षु कहते हैं कि जो आदमी का बच्चा संक्रांति करता है तो भंवर जाल में फंस जाता है। ठीक है, और नागफनी जो है वो सोम देवताओं की घाटी में है, वहीं पर सोने का मृग है। और सब कहते हैं कि महाश्रमण सुने। ठीक है, तो सब लोग कहते हैं कि महाश्रमण सुने अस्तंगता को, है ना, अस्तंगता को और रेवती को। ठीक है, सब लोग कह रहे हैं कि महाश्रमण सुने, कोई चीज़ सुने, अस्तंगता को, रेवती को, ये सब लाल ढांग में आई हैं, है ना। मतलब कल्पना करिए कि अस्तंगता और रेवती 2 लड़कियां हैं, वो लाल रंग के कपड़े पहन के आई हैं। तो सब लोग कह रहे हैं महाश्रमण सुने अस्तंगता और रेवती को, ये लाल ढंग के कपड़े पहन के आई हैं। और मौत की सराय जो है वो योग माया बनाती है। योग माया नाम की एक औरत रहती है, वो मौत का सराय बनाती है वहीं पे। तो एक और ययाति क्या है, एक और कहानी, मतलब एक और ययाति ये है कि रक्त यात्रा भी निकलती है। और वो कौन निकालता है, दुर्वा निकालती है। ठीक है, दुर्वा भी एक, मतलब समझिए कि कोई लड़की है वो रक्त यात्रा निकालती है। और कहाँ निकालती है, वहीं पे चंदन वन की आग लगी है। जब रक्त यात्रा निकलती है तो आग लगती है, तो नहीं रक्त की सारा लपटें उठती हैं, ऐसा कल्पना करिए। तो रक्त की यात्रा निकालती है कौन, दुर्वा, और वहीं पे चंदन वन की आग लगी है और
तथापि, मतलब तथापि यही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एक दूसरे को इसको जोड़ लेंगे कि कृष्णचंद्र शर्मा भिक्षु कहते हैं कि आदमी का बच्चा जो है वो संक्रांति करता है तो वो भंवर जाल में फंस जाता है, और नागफनी जो है वो सोम देवताओं की घाटी में है, वहीं पर सोने का मृग भी एक है। तो सब लोग कहते हैं कि महासमर सुने अस्तंगता और रेवती को, ये लाल ढांग के कपड़े पहन के आई हैं, और मौत का सराय जो है वो योगमाया बनाती है। और एक और याद ये है कि रक्त यात्रा दुर्वा निकालती है, चंदन वन की आग, एकदम लगता है कि चंदन वन की आग लग गई है। तथापि यही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, आगे देखिए, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। और शिव प्रसाद मिश्र, शिव प्रसाद, सारी चीज़ें शंकर भगवान से जोड़ लीजिए। शिव का प्रसाद मतलब शंकर, रुद्र भी शंकर भगवान को कहते हैं, और काशी के मतलब काशी, तो काशी में आप जानते हैं काशी विश्वनाथ का मंदिर है। तो शिव प्रसाद मिश्र, शिव प्रसाद रुद्र काशिकेय, सब शंकर भगवान से इमेजिन करिए। और अब आप काशी का मतलब सीन याद करेंगे, बनारस, कोई गया होगा बनारस तो आप वहाँ का सीन याद कर सकते हैं, कैसे वहाँ की संकरी गलियाँ हैं, कितनी भीड़ भाड़ होती है, कैसे वहाँ के घाट हैं, कैसे मंदिर हैं। कल्पना, मैं तो एक बार गई थी तो मैं वही चीज़ याद कर करके मैं कल्पना करती थी और इन रचनाओं को उसी में फिट कर दी थी। तो कैसे फिट की थी ये देखिए कि शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशी के निम्नलिखित 2 उपन्यासों की रचना की है। ठीक है, एक है इनकी बहती गंगा सचितात। तो भाई शिव का प्रसाद पाने के लिए जो बहती गंगा में सचितात जाके नहाता है, ठीक है, बहती गंगा में सचितात जाके क्या करता है, नहाता है, तो उसको शिव का प्रसाद मिलता है। ऐसे याद कर लेंगे, काशी का इमेजिन करिए। अब उसके बाद देखिए शिव प्रसाद सिंह, अब ये तो मिश्र थे, ध्यान दीजिएगा, ये शिव प्रसाद मिश्र रुद्र हैं, और यहाँ पर शिव प्रसाद सिंह है, याद रखिएगा, अलग अलग हैं लोग। अब यहाँ पे भी शिव प्रसाद सिंह, अब ये वो तो शिव प्रसाद मिश्र जो थे रुद्र, भाई रुद्र जो थे ना बहुत बड़े भगवान थे, मतलब समझिए बहुत बड़े थे, तो वो ज़्यादा रचना नहीं किए थे, 2 ही रचना किए थे। लेकिन जो शिव प्रसाद सिंह थे ये बहुत सारी रचना किए थे, तो उपन्यास लिखे थे। तो अब इनका क्या क्या है, इनका देखिए इतना है। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह का, तो शिव प्रसाद सिंह जो हैं इन्होंने महत्वपूर्ण उपन्यास कई लिखे। तो यहाँ भी लेकिन हम शिव प्रसाद मतलब काशी से ही इमेजिन करेंगे, बनारस का ही सीन याद करेंगे। तो वहाँ पर अलग अलग वैतरणी है। शिव का प्रसाद पाने के लिए क्या करना पड़ता है, अलग अलग वैतरणी में मुड़ना पड़ता है। ठीक है, तो वो कहाँ है अलग अलग वैतरणी, काशी में है, शंकर भगवान का मंदिर जहाँ बनारस में। वहीं पर देखिए गली आगे मुड़ती है, वहाँ पर जब हम लोग गए थे तो एक गली थी वो आगे मुड़ती है। और जब नदी किनारे हम लोग बैठे थे घाट पे, तो आज चंद्रमा को देख रहे थे तो नीला चाँद दिख रहा था, हम लोग को नीला चाँद दिख रहा था। और वहीं पे जो सैलूस है, नीला चांद दिख रहा था। और सैलूस जो है वो एक औरत के साथ आता है, सैलूस नाम का एक आदमी वो औरत के साथ आता है। और मंजूषिमा भी एक औरत रहती है, वो कोहरे में युद्ध करती है। ठीक है, मंजूषिमा नाम की एक औरत कोहरे में युद्ध करती है और कहती है कि दिल्ली बहुत दूर है वैश्वानर, वैश्वानर एक आदमी रहता है, तो उससे कहती है कि दिल्ली बहुत दूर है वैश्वानर। ठीक है, तो शिव प्रसाद सिंह कहते हैं कि अलग अलग वैतरणी है काशी में, है ना, और वहाँ पे गली आगे मुड़ती है, नीला चांद है, बैठ के देखते हैं। सैलूस जो है एक औरत के साथ आता है, और मंजूषिमा जो है कोहरे में युद्ध करती है और कहती है दिल्ली दूर है वैश्वानर। ठीक है, अब जो है हम याद करेंगे इसके उसको, मतलब क्या क्या इसमें डिटेल है। ठीक है, तो अब देखिए अलग अलग वैतरणी 67 में है। आज़ादी के बाद पूर्वांचल के गांवों की ज़िंदगी की नारकीयता का चित्रण है। गली आगे मूर्ति 74 में है। और युवा आक्रोश का काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के संदर्भ में चित्रण है। नीला चांद 88 में है, तो भारतीय इतिहास के मध्यकाल की काशी का चित्रण है। और क्या कहते हैं कि सैलूस 89 में विंध्य क्षेत्र के नटों की कबीलाई जीवन पर आधारित है। औरत 93 में नारी के शोषण, दमन एवं पीड़न पर आधारित है। मंजूषिमा 90 में लेखक की पुत्री मंजू के जीवन पर की करुण कथा है। कोहरे में युद्ध 92 में बुंदेलखंड में मुस्लिम आक्रांताओं की कथा है। दिल्ली दूर 93 में हिंदू मुस्लिम के बीच टकराट एवं समन्वय का चित्रण है। आगे देखिए वैश्वानर 96 में काशी के वैदिक कालीन स्वरूप का चित्रण है। ठीक है, तो इस तरह से इनका हो गया। ये थे कौन थे, ये शिव प्रसाद सिंह थे, याद रखिएगा। शिव प्रसाद मिश्र और शिव प्रसाद सिंह 2 अलग अलग हैं भाई। ठीक है, मिश्र जो थे वो भाई ज़्यादा नहीं किए थे, 2 ही रचना किए थे, और ये सिंह जो थे कई रचना किए थे। तो अब देखिए आनंद प्रकाश का है, तो इसको हम लोग इसके ज़्यादा है तो हम लोग ज़्यादा मतलब बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए आनंद प्रकाश जैन। आनंद का प्रकाश कहाँ से निकलता है, जब तीसरा नेत्र खुलता है, किसका, शंकर भगवान का। ऐसे जोड़ लीजिए आनंद का प्रकाश, बस तीसरा जब नेत्र खुलता है तो बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है आनंद का। आनंद का तो नहीं होता फिलहाल, वो बहुत गुस्से में रहते हैं तब तीसरा नेत्र खुलता है, लेकिन फिलहाल याद करने के लिए कि आनंद का प्रकाश कब होता है, जब शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुलता है। तो आनंद प्रकाश जैन तीसरा नेत्र। और भी रचनाएं हैं तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग मन से पढ़ाई करते रहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी जल्दी अब मैं कवर कराऊंगी इस उपन्यास को आपके।